कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? सच बताऊँ आपको तो देहरादून के इस रिसॉर्ट पे जहाँ पे मैं हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है और साथ में मौसम बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि कल का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो हमारा 61वां एपिसोड है, 61th एपिसोड है, उसमें हम सबसे पहले महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता उसको आगे बढ़ाएंगे और उसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। जो महाकवि भास की जो ये रचना है, इसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने की है। और उसके पश्चात हम आपके पास लेकर के आएंगे अशोक भौमिकदा की कहानी श्रृंखला, जिसको कि आपको पढ़ के सुनाएंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा। और अंत में मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी आपके बीच आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। मैं सबसे पहले हरदीप दाले जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आकर के भूमिका रखें और गिरिजेश व्यास जी को कि वो महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता का पाठ करें। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी हरदीप दाले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल जिस नाटक की शुरुआत हुई है उस नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। कल आपने सुना कि कैसे योगेंद्रायण को जब ये पता चलता है कि महाराज राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब वे एक योजना बनाते हैं और ऐसी गुप्त योजना बनाते हैं जिसके बारे में महाराज को भी पता नहीं होता है। जिस योजना के तहत महाराज को अपनी पत्नी से, स्वप्न वासव दत्ता से दूर होना पड़ता है और महाराज को ये लगता है कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसा पूरे राज्य को लगता है और उसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि स्वप्न वासव दत्ता मुझसे दूर हो गई है और वो उनके वियोग में बहुत तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं। अब ये बात केवल कुछ लोग ही जानते हैं, पर ये एक राज है और जो आगे आने पर चरितार्थ होगा। और ये नाटक किस मोड़ पर जाता है, मैं नाटक के अगले यानी दूसरे पार्ट के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी सुधी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले अंक में हमने प्रारंभ किया था भास कृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता, जिसका नाट्य रूपांतरण और हिंदी अनुवाद किया था श्रद्धेय डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। चलिए पिछले अंक से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तीसरा दृश्य, इसमें सूत्रधार और नटी मंच पर प्रवेश करते हैं। नटी: सूत्रधार: मुझसे तो राजा उदयन का विरह देखा नहीं जाता। सूत्रधार: तुम ही तो कह रही थी कि तुम भी विरह का नशा चखना चाहती हो। राजा उदयन का तो संसार ही उजड़ गया, किंतु ये सब कैसे हो गया? महामात्य योगेंद्रायण तो बिल्कुल विक्षिप्त हैं। उन्होंने वासव दत्ता को जलाकर मार डाला और स्वयं भी उनके साथ जलकर मर गए। योगेंद्रायण की माया अपरंपार है नटी। तुम तो बहुत निष्ठुर हो गए हो सूत्रधार। दो व्यक्ति जलकर मर गए और एक बेचारा उदयन विरह की आग में जल रहा है और तुम हो कि हंस रहे हो। ये तो अपनी अपनी तबीयत का मामला है नटी। तुम भी यदि हंसना चाहती हो तो हमें बतलाओ, मैं तुम्हें भी हंसा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हूँ। मैं तो रोना चाहती हूँ। किसके लिए रोना चाहती हो? वासव दत्ता के लिए या योगेंद्रायण के लिए, अथवा उस पराक्रम और सौंदर्य की युवा प्रतिमूर्ति उदयन के लिए? मुझे तो तीनों के लिए रोना आ रहा है। बिल्कुल सच सच बतलाना, तुम्हें सबसे अधिक रोना उदयन के लिए आ रहा है ना? कितना पराक्रमी, कितना सुंदर, कितना युवा है। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, इतना बुरा हूँ और इतनी बुरी बात की है मैंने कि तुम्हें हंसी आ गई। देखो ना, देखो मैं रूठ जाऊंगी। ना बाबा ना, फिर तो मेरा विरह शुरू हो जाएगा।
नटी कहती है, सच तो यह है सूत्रधार कि उदयन पर सहसा वज्रपात हुआ है, इसीलिए उसका विरह देखकर रोना आ रहा है। तुम ही बतलाओ, योगंधरायण जैसे विक्षिप्त के लिए भला रोना आ सकता है? अरे उसी ने तो आग लगवाकर वासव दत्ता को जला डाला। अरे उस बेचारी को तो मैंने अब तक देखा ही नहीं है। उसी समय मंच के पिछले हिस्से से परिव्राजक वेश में योगंधरायण और साधारण ग्रामीण बाला के वेश में वासव दत्ता प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगते हैं। सूत्रधार, अच्छा नटी एक बात बतलाओ, क्या तुम वासव दत्ता को देखना चाहती हो? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? वासव दत्ता तो मर चुकी है। तुम कहो तो योगंधरायण भी जीवित हो सकते हैं। लगता है तुमने आज फिर नशा किया है। नशा नहीं भाग्यवान, चमत्कार। चमत्कार? वो देखो, वो दोनों चले आ रहे हैं। नटी आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखती है। किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? बस देखती जाओ। सूत्रधार और नटी नेपथ्य में चले जाते हैं। योगंधरायण, हम सही स्थान पर पहुंच गए हैं, शायद यही वह आश्रम है। वासव दत्ता, क्या मुझे यहीं ठहरना है? अचानक नेपथ्य में स्त्री पुरुष कंठ का कोलाहल व्याप्त हो जाता है और भागते हुए आश्रम वासियों का मंच पर प्रवेश होता है। 2 सिपाही उनको लगभग खदेड़ रहे हैं और एक ही रट लगा रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से हट जाइए, भीड़ मत लगाइए। आश्रमवासी सब डरे डरे सहमे से मध्य मंच पर सहमते हुए बैठ जाते हैं। सिपाही आश्रम वासियों के आसपास डंडे बरसा रहे हैं मगर किसी पर प्रहार नहीं करते, किंतु चिल्ला चिल्ला कर यही रट लगा रहे हैं कि आप सब हट जाइए यहाँ से, यहाँ बिल्कुल भीड़ मत कीजिए। योगंधरायण और वासव दत्ता भी मंचाग्र के एक कोने में सिमट जाते हैं। वासव दत्ता, ये आश्रम वासियों को कौन पापी हटा रहा है? योगंधरायण, बेचारे आश्रमवासी कितने निरीह और शांति प्रिय होते हैं। वे ग्राम से दूर एकांत में रहकर ईश्वर उपासना में लीन हैं, फिर भी पता नहीं किस अधम की आज्ञा से इन निष्पाप लोगों को सताया जा रहा है। वासव दत्ता, क्या हमको भी हटाया जाएगा? योगंधरायण, श्रीमती जी, इसी प्रकार अनजाने में देवताओं का तिरस्कार होता है। मेरे भाग्य में क्या लिखा है भद्र? चिंता न करें देवी, कुछ ही दिनों का कष्ट है ये। ईश्वर ने चाहा तो आपका भाग्य चंद्र एक बार फिर आपके स्वामी के पास आपको उसी रूप में पहुंचा देगा। मंच पर जो सिपाही और आश्रमवासी फ्रीज हो गए थे, फिर उनकी चीख चिल्लाहट होती है और उसी मुद्रा में वो पुनः चलायमान होते हैं और उसी समय कंचुकी का मंच पर प्रवेश होता है। वो डांटती है सबको, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो सिपाहियों तुम लोग? ये आश्रमवासियों का तिरस्कार कर रहे हो? क्यों अपने कठोर व्यवहार से राजा की निंदा करवाते हो तुम? राजा ने तो तुमसे ये नहीं कहा था कि राजकुमारी की सुख सुविधा के लिए तुम आश्रमवासियों का तिरस्कार करो। फिर वो आश्रमवासियों से कहती है कंचुकी, हमें आप लोग क्षमा करें आश्रमवासियों, हमारे मूर्ख सिपाहियों ने आपको कष्ट पहुंचाया। आप सब आश्वस्त रहें, अब ऐसा अनर्थ नहीं होगा। आश्रमवासी सभी संवेद स्वर में कहते हैं, आपका कल्याण हो, और सभी आश्रमवासी नेपथ्य में चले जाते हैं। कंचुकी सिपाहियों से कहती है, अरे पापियों, तुम राजा के हाथ हो। तुम्हारे ही तिरस्कारों से पीछा छुड़ाने के लिए ये मनस्वी लोग नगर छोड़कर आश्रम में आ बसे हैं और तुम हो कि यहाँ सत्ता का डंडा चला रहे हो। लोग तो यही कहेंगे कि बेचारे निरीह लोगों पर राजा ने डंडा चलवाया। हमें क्षमा करें श्रीमान, हमसे भारी भूल हो गई। कंचुकी, अब जाओ सब लोग। सिपाही चले जाते हैं। योगंधरायण, अब छोड़िए भी श्रीमान, दोनों तरफ मुश्किल है। सिपाहियों के हाथों में डंडा दो तो मुश्किल और ना दो तो मुश्किल। कंचुकी कहती है, अरे तपस्विन, आपने बड़े पते की बात की। योगंधरायण, किंतु श्रीमान ये तो बतलाइए कि यहाँ आश्रम में सिपाही कैसे पहुँच गए? बात यह है तपस्वी कि इस आश्रम में मगधराज पुत्री पद्मावती अपनी माताजी से मिलने आई हैं। राजकुमारी की माताजी यही ठहरी हैं। हाँ, और राजकुमारी जी की इच्छा है कि वे भी इस आश्रम में यहीं ठहरें। राजपुत्री बहुत धर्मप्रिय हैं, वे आपके धर्म कार्य में कोई बाधा डालना नहीं चाहती। योगंधरायण स्वयं से बात करते हुए,
ज्योतिषाचार्य पुष्पक भद्र की भविष्यवाणी है कि यही राजकुमारी हमारे राजा की धर्म पत्नी बनेगी। वासवदत्ता, भद्र क्या यही? योगेंद्रायण, धीरज रखिए श्रीमती जी, आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी। कंचुकी, लीजिए राजकुमारी जी पधार रही हैं। राजकुमारी पद्मावती दासियों के साथ प्रवेश करती हैं, जिनका स्वागत आश्रम की ओर से एक तापसी करता है। तापसी, राजपुत्री का स्वागत है। आर्य प्रणाम। तापसी, आयुष्मती आओ, ये तपोवन अपना ही घर समझो। पद्मावती, मैं अनुग्रहित हूँ आर्य। आज मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर कृतार्थ हुई। कृपा पूर्वक तपस्वी जनों से पूछने की अनुकंपा करें कि उन्हें जिस वस्तु की अभिलाषा है उसे हमारे सम्मुख प्रकट करने का अनुग्रह कर हम पर उपकार करें। कंचुकी, जैसी राजकुमारी की इच्छा। हे आश्रम वासियों, तपस्वी जनों, राजकुमारी जी धन से आपकी सेवा करना चाहती हैं और श्रद्धा से पूछती हैं, धन कलश की किसको आवश्यकता है, कौन वस्त्र चाहते हैं। दीक्षा प्राप्त कोई स्नातक गुरु दक्षिणा अर्जित करने के लिए धन तो नहीं चाहते। धर्म प्रिय राजकुमारी अपने ऊपर आपकी कृपा चाहती हैं। योगेंद्रायण, मुझको आवश्यकता है। वासवदत्ता योगेंद्रायण के कान में कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं भद्र? वो उनके कान में कहते हैं, देवी मैं महाराज उदयन का सेवक हूँ, कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा। अरे मुझे तो उपाय मिल गया है। पद्मावती, मेरा तपोवन आना सफल हुआ। तापसी, आश्चर्य, आश्रम में तो सभी तपस्वी संतुष्ट हैं। महानुभाव, अवश्य आप कोई आगंतुक हैं। कंचुकी, आज्ञा कीजिए तपस्वी, आपके लिए क्या किया जाए। योगेंद्रायण कहते हैं, ये मेरी बहन हैं, इनके पति प्रवास में हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए श्रीमती जी इनकी देखभाल करें। महानुभाव, मुझे न तो धन चाहिए और न ही वस्त्र। मैंने भिक्षावृत्ति के लिए काषाय वस्त्र धारण नहीं किया है। यही मेरी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती हैं। कंचुकी, श्रीमती जी इनकी याचना तो बहुत बड़ी है, हम कैसे प्रतिज्ञा करें? धन दे देना सरल है, प्राण और तप दे देना भी सरल है, किंतु न्याय की रक्षा करना अत्यंत कठिन है। पद्मावती, आर्य, कौन क्या चाहता है, घोषणा करने के बाद ये विचार करना अनुचित है। तपस्वी ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करें। कंचुकी, आपने उचित कहा। तपस्वी, आप प्रसन्न हो। आपकी बहन का संरक्षण श्रीमती जी ने अंगीकार कर लिया है। योगेंद्रायण, श्रीमती जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। बहन, अब आप श्रीमती जी के पास रहें। पद्मावती, किससे कह रही हैं? स्वप्न वासवदत्ता से। मुझे आपको ग्रहण करने में बहुत प्रसन्नता है। अब इस बीच में एक ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी पूछता है, क्या मुझे इस आश्रम में प्रवेश मिल सकता है? कंचुकी, आपका स्वागत है। वासवदत्ता अचानक ब्रह्मचारी को देखकर अरे कहती हुई लंबा सा घूंघट खींच लेती है। पद्मावती, ओ, आर्या परपुरुष के दर्शन भी नहीं करती हैं, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। योगेंद्रायण, कहिए ब्रह्मचारी, कहाँ से आना हुआ? ब्रह्मचारी, वत्स प्रदेश में लावाणक नाम का गांव है। वेद में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं वहाँ रहता था। लावणक, वहाँ सब ठीक है ना? वहाँ तो भारी विपत्ति आ गई है। विपत्ति? कैसी विपत्ति? वहाँ राजा उदयन निवास करते हैं। उनको अपनी पत्नी अवंती राजपुत्री वासवदत्ता से अत्यधिक प्रेम था। प्रेम था तो क्या हुआ? वही बताता हूँ। उस दिन राजा आखेट को गए थे और उसी दिन आग में जलकर महारानी वासवदत्ता का देहांत हो गया। उसके बाद राजा ने ये हाल सुना तो अपनी पत्नी के वियोग में इतने दुखी हुए कि उसी आग में वे भी जलकर मर जाना चाहते थे, किंतु मंत्री रुम्नवान ने बड़े प्रयत्न से उन्हें रोक लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई दिनों के अथक प्रयत्नों के बाद मंत्री रुम्नवान विरही राजा को वहां से बाहर कहीं और यात्रा पर ले जाने में सफल हो गए। राजा के जाने के बाद चांद और तारों से शून्य आकाश की तरह लावणक गांव भी बिल्कुल सूना हो गया है। तापसी,
जिनकी इतनी प्रशंसा ये आगंतुक करता है वो कितना महान होगा। चेटी, मालकिन, अच्छा हो यदि उस राजा का शीघ्र विवाह हो जाए। पद्मावती स्वयं से बात करते हुए, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। योगेंद्रायण, अच्छा तो आज्ञा ने राजकुमारी, अब मैं जाना चाहूँगा। पद्मावती, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं आर्यप्रवर। अंक परिवर्तित होता है। दूसरे अंक में पद्मावती और वासवदत्ता गेंद खेल रही हैं और हंस हंस कर खूब भाग दौड़ कर रही हैं। चेटी भी साथ में है। वासवदत्ता, तो सखी इस बार संभालो, रहने दे, तू मुझसे जीत नहीं सकती। वासवदत्ता, मैं तो पहले ही हार माने बैठी हूँ। वासवदत्ता खेल रोक देती हैं। पद्मावती, अरे तुम तो बुरा मान गई। वासवदत्ता हंसते हुए बोलती हैं, अब क्या बुरा मानूंगी, इस गेंद के साथ साथ मैं अपना हृदय भी तुम्हारी तरफ कब का उछाल चुकी हूँ। ना बाबा, तुम्हारा हृदय लेकर मैं क्या करूँगी, पता नहीं उस हृदय में कौन महापुरुष विराजमान हो। तो क्या हो गया, वे महापुरुष भी तो तुम्हारे ही होंगे। तू अपना पति मुझे दे देगी, अपना अपना भाग्य है। इस बीच में चेटी बोलती है, राजकुमारी तो वत्सराज उदयन को अपना पति बनाना चाहती हैं, किंतु राजकुमारी तनिक विचार तो करें, यदि वे राजा कुरूप हुए तो। चेटी हंसती हुई भाग जाती है। वासवदत्ता, नहीं नहीं, वे तो बहुत सुंदर हैं, अत्यधिक रूपवान। सखी, तुम कैसे जानती हो। वासवदत्ता स्वयं से वार्तालाप करते हुए, अरे ये मैंने क्या कह दिया, अरे छी, उनके नाम मात्र सुनने के उतावलेपन में मैं सब कुछ भूल गई। फिर हंसते हुए बात बदलती है, मैंने उन्हें तुम्हारे मन की आंखों से देख लिया, वे कुरूप नहीं हैं। पद्मावती देखती हैं कि चेटी फिर से आ रही है तो कहती हैं, अरे तू फिर आ गई। चेटी कहती है, अरे बहुत सुखद समाचार लेकर आई हूँ। कैसा समाचार। राजकुमारी का शुभ विवाह राजा उदयन के साथ निश्चित हो चुका है। नेपथ्य में एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है तो दोनों चौंक पड़ते हैं। पद्मावती कहती, सब कुशल तो है। वासवदत्ता, हाँ वे कुशल हैं। वे कौन। राजा उदयन। वे कुशल हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। वासवदत्ता, क्या उन्होंने स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगा है। चेटी, नहीं नहीं, किसी अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। राजकुमारी के पिता अवंतीराज स्वयं वत्सराज उदयन के कुल, विद्या और बल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कन्या के दान का प्रस्ताव रखा, जिसे महाराजा उदयन ने मौन स्वीकृति दे दी। क्या कहा, मौन स्वीकृति। जी हाँ आर्या, इससे पहले कि राजा उदयन कुछ बोलें, मंत्री रुमणवान अवंतीराज का प्रस्ताव सुनकर हर्षातिरेक में खड़े हो गए और बोल पड़े, इससे अच्छा प्रस्ताव भला और क्या हो सकता है। इस शुभ विवाह से तो दो बड़े राज्यों की मैत्री भी तो गाढ़ी हो जाएगी। महाराजा उदयन मुस्कुरा देते हैं और मौन रह जाते हैं और यहाँ ये दृश्य समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रण देता हूँ डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आए और हमारे बीच अशोक भौमिकता की जो कहानी श्रृंखला है वो आप सबको सुनाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज मैं आपके लिए ख्यातनाम चित्रकार, कहानीकार श्री अशोक भौमिक जी की कहानी लॉकेट का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आई। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर जोन्स के घर बीती रात की कहानी। डॉक्टर जोन्स का मकान उनके चैम्बर या क्लिनिक के पीछे था, जिसे हमने उस शाम पहली बार देखा था। पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसा घर जिला शाहजाबाद में कम ही रहा होगा। डॉक्टर जोन्स और मेरी जोन्स ने अपना सब काम छोड़कर हमारे साथ बैठ गए। हम इतना थक चुके थे कि बातचीत करते करते मैंने और नरेंद्र ने जमाईकी अंताक्षरी शुरू कर दी थी। डॉक्टर मेरी हमारी असहाय स्थिति को भाग गई। अपने नौकरों को डिनर लगाने को कहकर डॉक्टर जोन्स से बोली, मैं प्रेयर रूम में जा रही हूँ, आप सेठ साहब और भाई को गेस्ट रूम पहुंचा कर आइए। डॉक्टर जोन्स पूरी गर्मजोशी के साथ हम दोनों को बंगले की पहली मंजिल पर बने अपने गेस्ट रूम तक ले गए। मुंह हाथ धोकर हम डिनर के लिए तैयार हो ही रहे थे कि डॉक्टर जोन्स ने नरेंद्र से आकर कहा, सेठ साहब बस 10 मिनट लगेंगे, आप यहीं बैठिए, मैं भाई को लेकर जरा प्रेयर खत्म करके आता हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लेकर डॉक्टर जोन्स नीचे प्रेयर रूम की ओर चल दिए।
प्रेयर रूम वास्तव में एक रूम नहीं बल्कि छोटा हॉल था। कमरे में डॉक्टर मेरी जोन्स, उनके बच्चे और 3-4 नर्स कंपाउंडर थे, पर मोमबत्ती के जलने की चिटपटाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी डॉक्टर मेरी ने एक धार्मिक पुस्तक से 10-12 लाइनें पढ़ी और उसका हिंदी तर्जुमा भी। सबको घुटनों के बल फर्श पर बैठे दे मैं भी वैसे ही बैठ गया, और फिर जब प्रार्थना शुरू हुई तो उनकी पंक्तियां मैं भी दोहराने लगा। वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। प्रार्थना समाप्त होने पर मैं और जोन्स दंपत्ति डिनर की मेज पर पहुंचे। मेज पर नरेंद्र पहले से ही मौजूद था। मुझे उसने ऐसा देखा मानो वह पहली बार मुझे देख रहा हो। खाना खाने के बाद रात को गेस्ट रूम में जब तक हम दोनों जागते रहे, वो पूरी समय मुझे गुर्राता ही रहा। सुबह डॉक्टर जोन्स हम दोनों को मनकागंज बाजार हॉल तक छोड़ने आए। सांगीपुर छोड़ने के पहले नाश्ते की टेबल पर डॉक्टर मेरी ने मुझे एक किताब दिखाते हुए कहा, ब्रदर, मैं नेक्स्ट मंथ 10 दिनों के लिए घर जा रही हूँ। आपके लिए मैं ये हार देख रखा है, आपको पसंद है ना? हार निसंदेह सुंदर था। इसके लॉकेट पर सलीब पर ईसा मसीह बने थे। बहुत सुंदर है मैम, कहकर मैंने उस हार का दाम पूछा। ओ जीसस ब्रदर, यू आर सो क्रूअल। कैसे आपने दाम की बात की? डॉक्टर विलियम ने मेरा बीच बचाव किया। भाई, किसी को हार गिफ्ट करना चाहते होंगे तभी दाम पूछा होगा। हम डॉक्टर मैरी से विदा लेकर डॉक्टर जोन्स की गाड़ी में मनकागंज बाजार हॉल्ट के लिए निकल पड़े थे। नरेंद्र बड़े दिल वाला था, इसलिए उसने सांगीपुर के जोन्स दंपत्ति का मेरे प्रति अकस्मात उमड़ा प्रेम उसे बुरा नहीं लगा था और उसने इसे मजाक में टाल दिया था। इसके शायद 2 महीने बाद मुझे अकेले ही सांगीपुर आना पड़ा। मैं सांगीपुर का पिछला दौर लगभग भूल चुका था, पर डॉक्टर जोन्स के अस्पताल के पास पहुंचते ही सब बातें याद आ गई। डॉक्टर मेरी केरल से लौट आई थी। उन्होंने शिकायत की कि इस बार उन्हें मनपसंद हार नहीं मिल सकता था, पर जल्दी ही उनका भाई केरल से आने वाला था जो हार ले आएगा। डॉक्टर मेरी मेरे लिए कुछ उपहार जरूर लाई थी। सांगीपुर के डॉक्टर विलियम और मेरी जोन्स के दवाखाने में बस मेरी कंपनी की ही दवाइयां चल रही थी। जाहिर है दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों के लिए यह कोई अच्छी खबर तो थी नहीं। तरह तरह की अफवाहें सुनाई और देने लगी मुझे। जोन्स दंपत्ति मुझे ईसाई बनाने के चक्कर में हैं। वे अपने घर मुझे गौ मांस खिलाते हैं। मैं वास्तव में बंगाली क्रिश्चियन हूँ, इसलिए जोन्स दंपत्ति मुझे इतना चाहते हैं, आदि आदि आदि। इन सब बातों को गंभीरता से लेने का प्रश्न ही नहीं था, लिहाजा मैंने यूं ही टाल दिया। पर इन सब बातों को गंभीरता से लेने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन मैं कई बार जोन्स दंपत्ति के साथ बेहिचक उनके प्रेयर रूम में ईसा और मदर मेरी की प्रार्थना में शामिल जरूर हुआ। इस बीच मुझे प्रार्थना की कई लाइनें याद भी रहने लगी। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। ऐसे ही सांगीपुर के एक दौर पर मुझे डॉक्टर मेरी जोन्स बहुत खुश दिखाई दी। उनका भाई जो आया हुआ था और साथ ही मेरे लिए हार भी लेकर आया था। डॉक्टर मेरी मुझे हार देते हुए बोली, ब्रदर, मैं जो हार आपके लिए पसंद कर आई थी यह वह तो नहीं है, पर उसके जैसा ही है। बारिश में सांगीपुर में फंस जाने वाले हादसे के लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। इस बीच बहुत मजाक, हंसी ठट्टा हो चुका था। डॉक्टर मेरी से हार अपने हाथों से लेकर पहली बार लगा कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती तो मुझसे नहीं हो रही है। हार हाथ में लेकर मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने की तमाम धूर्तताओं का सहारा लेते हुए कहा, मैम, शाहजाबाद पहुंचते पहुंचते आज मुझे काफी रात हो जाएगी। मुझे लगता है यह महंगा हार ले जाना सेफ नहीं होगा। डॉक्टर जोन्स ने मुझे इस बार फिर बचा लिया। बोले, हाँ, बहुत जल्द हम चांदगढ़ मिशन चर्च में फादर से ब्लेसिंग के लिए आएंगे, तब लेते आएंगे अपने साथ भाई का हार।
मैंने डॉक्टर मेरी जॉन से कहा, आप लोग जब चांदगढ़ आएंगे तब आप सब हमारे यहाँ लंच पर जरूर आइएगा। सांगीपुर छोड़ने के पहले केवल डॉक्टर मेरी का दिल रखने के लिए मैंने टेबल पर से हार उठाकर अपने हाथों में लेकर कुछ देर तक ऐसी हरकतें करता रहा जिससे डॉक्टर मेरी जोन्स को लगे कि उनका दिया हुआ हार मुझे बेहद पसंद आया है। मुझे सोने की कीमत के बारे में जरा भी अनुमान नहीं था, पर अपनी मासिक तनख्वाह की सीमा में बंधे अपनी औकात के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी। मेरी चाहतों में अगर एक रॉनसन का लाइटर था तो हसरत एक नेशनल पैनासोनिक की 2-in-1 खरीदने की भी रही होगी। हाँ, ख्वाब में कभी कभी अपने आप को एक यजदी मोटरसाइकिल पर बैठा पाता था, पर इतने खूबसूरत और निसंदेह बेशकीमती सोने के हार को गले लगाने की अभिलाषा मेरी कभी नहीं रही। इसी बीच अचानक ही मेरी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल होने के लिए चल दी। अपनी शादी के लिए मैं पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया था। पत्नी को लेकर चांदगढ़ लौटा तो हवा में हरसिंगार महक रहे थे, बादल टेसू से रंग चुराकर शर्मिंदा से लग रहे थे, सड़कें तक कोलतार की काली नर्म कालीन सी लग रही थी, और ऐसे में डॉक्टर मेरी और विलियम जोन्स के साथ साथ उनका हार अगर मैं भूल भी गया तो क्या इसमें मेरी कोई गलती कहेगा? शायद कभी नहीं। नरेंद्र सेठ और चांदगढ़ के दोस्तों ने मिलकर मेरी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य पार्टी का इंतजाम किया। नरेंद्र ने मुझे अतिथियों की सूची दिखाई। मुझे लगा कि दोस्तों ने पूरे चांदगढ़ को ही न्योता दे रखा है। वे सभी डॉक्टर जो मेरे और नरेंद्र के करीब थे, सभी उस सूची में शामिल थे। अचानक मेरी नजर सूची में डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स और डॉक्टर विलियम जोन्स पर के नाम पर पड़ी। मैंने नरेंद्र से पूछा, डॉक्टर विलियम जोन्स, डॉक्टर मेरी जोन्स, ये नाम यहाँ कैसे? सांगीपुर कोई नजदीक थोड़ी है चांदगढ़ के कि डॉक्टर जोन्स पार्टी में चले आएंगे। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, कोई और पार्टी में आए ना आए, डॉक्टर जोन्स और मेरी जोन्स तो जरूर आएंगे। फिर नरेंद्र ने मुझे अकेले में ले जाकर कहा था, यार पता है तुम जब छुट्टी पर थे तो एक दिन में डॉक्टर जोन्स सपरिवार यहाँ आ धमके थे, साथ ही तुम्हारे लिए वो सोने का हार भी ले आए थे। क्या हार था? बहुत होगा तो 8-10 हजार से कम का क्या होगा। पर मुझे लगा आज के बाद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा और मामला और बिगड़ जाएगा। डॉक्टर मेरी जोन्स को उस दिन मैंने जैसे तैसे समझा ही दिया कि तुम ईसाई नहीं हो। वैसे मुझे लगा कि डॉक्टर विलियम इस बात को शायद जानते थे, पर जब मैंने तुम्हारी शादी की बात बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और पार्टी में शामिल होने का वादा करके यहाँ से गए। कमरे में मेरे और नरेंद्र के अलावा कोई नहीं था। मैंने सही किया या गलत यह तो मैं नहीं जानता, बस यह मुझसे हो गया इतना मैं जानता हूँ। नरेंद्र मानो अपने आप से कुछ कह रहा था। शादी की पार्टी अपने पूरे रंगत पर थी। तभी कार खुद ड्राइव कर डॉक्टर विलियम जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स अपने तीनों बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे। दोनों मुझसे और मेरी पत्नी से पूरी गर्मजोशी के साथ मिले। वे ढेर सारा उपहार साथ लाए थे। काफी देर पार्टी में रहे। डॉक्टर विलियम और डॉक्टर मेरी दोनों बहुत खुश दिखे। सांगीपुर लौट जाने के पहले डॉक्टर मेरी जोन्स ने मुझसे कहा, ब्रदर, आपकी और आपकी वाइफ की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम सब गॉड से प्रेयर करेंगे। पास रखे मेज पर एक मोमबत्ती जलाकर डॉक्टर विलियम जोन्स और अपने बच्चों के साथ उन्होंने वही प्रार्थना के गीत को दोहराना शुरू कर दिया। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। उनके चले जाने के बाद भी पार्टी देर तक चलती रही। जैसा कि स्वाभाविक था, अगले दिन हम पार्टी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहे थे। शरबत सेट, स्टेनलेस स्टील के सेट की दोहरी दीवारों वाले चाय के कपों का सेट, डिनर सेट, बेडशीट आदि आदि। पर डॉक्टर जोन्स के दंपत्ति की ओर से मिले उपहारों के विशाल पैकेट में वह हार नहीं था जिसके लॉकेट पर बने सलीब पर ईसा मसीह को लोगों ने कीलों से टांग रखा था।
नमस्कार। आमंत्रण है, स्वागत है। हम इंतज़ार कर रहे हैं निरंजन श्रोत्री जी का कि वो अपने युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आएँ और हमें कुछ बढ़िया कविताएं सुनाएं। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, समावर्तन के ऑडियो विजुअल के इस अंक में आइए सुनते हैं समकालीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वसंत सकरगाय की कविताएं। वसंत का जन्म हरसूद में हुआ था, खंडवा जिले में, जो कि इन दिनों हम जानते हैं कि जलमग्न है। और वसंत सकरगाय की तमाम कविताएं हिंदी के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। दो महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनके हैं, निगह बानी में फूल और पखेरू जानते हैं। बहुत से पुरस्कारों से समादृत हैं वसंत, जैसे कि दुष्यंत कुमार पुरस्कार, वागीश्वरी सम्मान, शिवना प्रकाशन का कविता सम्मान, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का सम्मान है ये, और संवाद श्री सम्मान। वसंत भोपाल में रहते हैं और वसंत की कविताओं में आम आदमी के सुख दुख से पूरी तरह सरोकार होता है और उस सुख दुख से रची पगी उनकी कविताएं हैं। आग वही लिख सकता है, उनकी पंक्तियां हैं, आग वही लिख सकता है जिसकी आंख में पानी हो। तो आइए दोस्तों सुनते हैं वसंत सकरगाय की कविताएं। पहली कविता है आग लिखना। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। जरूरी नहीं खीसे में माचिस का होना, लेकिन कपास चकमक से संगत जरूरी हो। आग वो ही लिख सकता है जिसकी कलम में बहता लावा हो, लेकिन यह तमीज भी बहुत जरूरी हो कि शब्द कहीं खाक न कर दे कागज को। आंखों से टपके पानी पर शब्दों की आग मद्दिम न हो, कागज भीग कर जर्जर न हो। आग उगलते सूरज से जिसकी गलवाहियां न हो, तपते भट्टे की दुहाइयां न हो। जिसने न झोंकी हो भाड़ कभी, न खुलने वाली गिरह की कितनी ही गांठें हों। बातें हों और सिर्फ बातें ही बातें हों। हिम की छाती पर जो अलाव नहीं लिख सकता, काल के भाल पर जो संताप नहीं लिख सकता, वह कुछ भी लिख सकता है मगर आग नहीं लिख सकता। हमें भी बचा लो। हमारी पहचान का आवरण धीरे धीरे खिरच रहा है। हमारी पहचान का आवरण धीरे धीरे खिरच रहा है। कुछ कहने की ताकत बची होती तो वे ज़रूर कहते, हमें भी बचा लो ज़रूरी किताबों की तरह। कुछ कहने की ताकत बची होती तो वे ज़रूर कहते, हमें भी बचा लो ज़रूरी किताबों की तरह। मटमेले हो चुके हमारे सफ़ों की रोशनाई फीकी पड़ने लगी है। मटमेले हो चुके हमारे सफ़ों की रोशनाई फीकी पड़ने लगी है। जर्जर हो चुके हैं हमारी चेतना के पन्ने। रिश्तों की जल्द जगह जगह से उखड़ रही है। हम एक सूखी हुई नदी हैं, मृत शैवालों के चकते और सीलन की बू भर गई है हमारे भीतर। इस गरज से कि हमें मुकम्मल पढ़ा जाएगा, हमारे कई पन्ने तुमने मोड़ दिए थे कुछ यादों के साथ। अगर दबाव न होता तुम्हारी भूल जाने की आदतों का, तो हमारे सफ़े टूटकर अलग अलग न होते मुड़े हुए हिस्सों से। हमने ही पुख्ता की है तुम्हारी ज़मीन। हमारे ही सफ़ों की फूटती रोशनी से तुम बार बार लौटे हो गहरे अंधकार से। हमने ही बचाया है हिंसक जबड़ों से तुम्हें। हो सके तो हमें भी बचा लो ज़रूरी किताबों की तरह। यह हम नहीं तुम ही कहते हो, घर के बुजुर्ग पुस्तकालय होते हैं। और
छोटी सी कविता, धियायु। जब भी किसी तनाव में होता हूँ, पूरे आव के साथ किसी न किसी नाव में सवार होता हूँ। जब भी किसी तनाव में होता हूँ, पूरे आव के साथ किसी न किसी नाव में सवार होता हूँ। अक्सर लौट जाता हूँ बचपन की बारिशों में, डोबरों चह बच्चों में कागज की नाव चलाता हूँ। हालांकि दोस्त कभी बाज नहीं आए हरकतों से, मेरी कागज की नाव पर अब भी पत्थर उछालते हैं। जब भी किसी तनाव में होता हूँ, किसी न किसी नाव में सवार होता हूँ। अपनी ही उधड़नों को खींचता हूँ, किसी उधेड़ बूंद में धागों की हर टूटन को अपने भीतर महसूस करता हूँ। जब भी किसी तनाव में होता हूँ, अक्सर खोल लेता हूँ किनारे बंधी किसी नाव को, मचलती लहरों पर तर्क के चप्पू चलाता हूँ। आंधी तूफानों के खिलाफ बांध ही लेता हूँ जिद की पतवार। आंधी तूफानों के खिलाफ बांध ही लेता हूँ जिद की पतवार। उमकती किसी सुबह या उदास धुंधलाती कोई शाम, जब मल्लाह गाता है जीवन का कोई राग। इस दृश्य विधान में जो शख्स बैठा होता है नाव के दूसरे सिरे पे, वो मैं ही होता हूँ। जब भी किसी तनाव में होता हूँ, अक्सर किसी नाव में सवार होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का ये 61वां एपिसोड हम यहीं पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी ये एपिसोड थी वो आपको पसंद आई होगी। हम आपका इंतज़ार करते रहते हैं दोस्तों कि आप हमें अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, और अगर कुछ कहानी अगर आप लिख के देना चाहें, कोई कविता आप लिख के देना चाहें, तो हमारा पता हम आपको बताते हैं। उसके पहले ये बताइए कि आपने हमारे समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारा पता नोट कर लीजिए जल्दी से। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं। तो आज का एपिसोड बस यहीं पूरा करते हैं। मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं अगले सप्ताह आपके बीच फिर आऊँगा एक नया एपिसोड लेकर के, 62nd एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।